नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले साइंस में अपने प्यारे टॉपिक विद्युत धारा को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थात करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सिटी? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों, इसके विषय में हमारे मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि काफी कठिन चैप्टर है। आज मुझे विश्वास है कि अभी इस लगभग 45 मिनट के क्लास के बाद आपके मन से ये डर समाप्त हो जाएगा कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना मुश्किल था। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दो बातें जानते हैं। एटम, जिसे हम परमाणु कहते हैं, एटम अर्थात परमाणु के भीतर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, अर्थात परमाणु के अंग होते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, हमें अभी इसके विषय में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इससे आसान है याद रखना। निगेटिव में भी N होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव में भी Ne होता है, E है, और इलेक्ट्रॉन में भी E है। जब हम निगेटिव बोलते हैं तो E और इलेक्ट्रॉन, तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन P से है और पॉजिटिव भी P से है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इतना हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब दोस्तों, एक और बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? मेरे साथ आप जहां भी क्लास कर रहे हैं एक दो बार बोलेंगे तो साइंस आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, साइंस इज नथिंग, इट इज ओनली टर्मिनोलॉजी। साइंस कुछ नहीं है। यदि आप टर्म को, उन चीजों को बार बार बोलते हैं तो साइंस की वो सारे धरोहर आपके अपने हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जहां जैसे पढ़ रहे हैं बोलते रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज का होता है, और आपसे मात्रा पूछा जाए कि कितना निगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। यहां हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में जो पावर होगा दोस्तों वो माइनस होगा। ये माइनस और प्लस आगे लगेगा। माइनस लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन है और प्लस लग गया तो वो प्रोटॉन है। दोस्तों, ऊपर में जो पावर होगा वो दोनों स्थितियों में -19 कूलम्ब ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दोस्तों, इसके विषय में हम लोग केमिस्ट्री में काफी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बेसिक चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, कोई एटम है तो उस एटम में एक निर्धारित रास्ते पे इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, एक निर्धारित रास्ते पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई कंडक्टर है, जैसे लोहा का टुकड़ा है। इस लोहा के टुकड़ा के भीतर मान लीजिए इस तरीके से सारे एटम एडजस्ट हैं। ठीक है, सारे अंदर के एटम इस तरीके से एडजस्ट हैं। अब समझिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन का इस एटम से इस एटम में आना, फिर यहां से यहां आना, फिर यहां से यहां जाना, फिर यहां से यहां जाना, और सततता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगले एटम में चलते चला जाना, अर्थात इलेक्ट्रॉन का बहना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी कंडक्टर में जो एटम होंगे या उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होंगे, और उन मॉलिक्यूल्स में किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया, वहां से फिर अगले में गया, फिर अगले में गया, फिर अगले में गया, और इस प्रकार वो चलते चला गया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का किसी भी सुचालक के विभिन्न अणुओं में चलते चला जाना अर्थात बहना, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। फाइनली हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी कंडक्टर में एक एटम से दूसरे एटम में चलने लगता है, जाने लगता है, फ्लो करने लगता है, तो इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा, क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर में
बहना, एक एटम से दूसरे एटम में जाना, यही क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी को I से हम दिखाते हैं। इतना लंबा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतना लिखने के जगह हम केवल I लिख देंगे ना तो हमें समझ आ जाता है कि हम चर्चा कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसको कहते हैं लोग सिंबल, ठीक है। अर्थात विद्युत धारा को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमें दिखाने की जरूरत है कि वो कैसे हम लिखें, तो I के मदद से इसको हम लिख देते हैं। तो जब हम I लिखते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। और मान लीजिए कि किसी वायर में, किसी तार में, किसी कंडक्टर में, किसी चालक में टोटल चार्ज अर्थात कुल चार्ज, ठीक है, उसे हम Q से डिनोट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते हैं, अभी हमने याद किया है कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई तार का टुकड़ा है, इस तार में मान लेते हैं कि 1000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो एक दूसरे से क्रॉस करते चले गए, बहते चले गए। हमसे कहा जा रहा है कि इस पूरे तार में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज इस पूरे वायर में कितना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल चार्ज को तो हम, जैसे मैंने कहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को I से लिखते हैं, वैसे ही कुल चार्ज को कैपिटल Q से लिखेंगे। Q अल्फाबेट कैपिटल लेटर में Q से लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा? टोटल चार्ज 10⁻⁻19 कूलम। ये मेरा आया कुल चार्ज। ये क्या आया दोस्तों? कुल चार्ज आया -19 और ये +3 पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा? -1.6 गुना 10⁻⁻16 कूलम चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे? -1.6। ये क्वेश्चन हमने समझा कि टोटल चार्ज मतलब किसी कंडक्टर में उपस्थित जितने, आप पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, वो कहेगा इतने इलेक्ट्रॉन है, तो कुल इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो उसे हम गुना कर देंगे तो कुल चार्ज आ जाएगा। और कुल चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल Q से लिखते हैं। ये बात हमारे दिमाग में आए। अब दोस्तों हमने दो बातें सीखा। I विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं और Q से कुल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। I होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर में बहना, उसमें फ्लो करना I कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और हमने समझा, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और उतना गुना जितने इलेक्ट्रॉन है उतना। तो अर्थात Q इक्वल टू हम निकाल सकते हैं Ne। Q इक्वल टू क्या कर सकते हैं? Ne। एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कैसे आया आपने समझा? E मतलब -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। ये N मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का क्या मतलब है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मतलब हो गया 1-1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, उसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कुल चार्ज आ जाता है, जिसे Q से हम दिखाते हैं, Q से हम लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, Q इक्वल टू क्या होगा? Ne होगा। इसे आप याद रखिए। अब हम आगे चलते हैं। यहीं से जब आप टाइम देखते हैं कि कितनी देर में कितना इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में गया, कितनी देर में कितना इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में गया, अर्थात रेट देखते हैं, फ्लो का रेट देखते हैं, तो उसी को हम I से लिखते हैं। जैसे I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। अर्थात Q का मतलब है कुल चार्ज। कुल चार्ज कितना आवेश है? कुल चार्ज अर्थात आवेश बटा समय, ठीक है। मतलब ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रहा है। मैंने कहा था इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वहां एक शब्द और जोड़ लेना है, समय की तुलना में। जब भी बात करेंगे रेट में, समय की तुलना में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अर्थात 10 सेकंड में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, कुल चार्ज कितना हुआ 50 कूलम, बटा 5 सेकंड में गया तो
कितना आ गया 5 सेकेंड गया तो 10 एम्पियर, अर्थात Q/T इक्वल टू हमें I मिलता है, ये याद रखेंगे। कितना चार्ज कितने समय में बह रहा है इसी को हम I से लिखते हैं। कुल चार्ज कितने समय में बह रहा है इसको हम किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और करेंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, ए एम्पियर, याद रखेंगे। I से किसे लिखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। होता क्या है, कुल चार्ज कितने समय में बहा, Q/T। दोस्तों यदि हमारे सामने एग्जाम में ऑप्शन में Q/T I इक्वल टू 9 दे और I इक्वल टू कह दे NE/T तो ये भी चलेगा, क्योंकि Q इक्वल टू अभी हमने सीखा है Q इक्वल टू NE होता है, तो Q के जगह हमने क्या रख दिया है, यहाँ NE रख दिया, तो NE/T भी तो हम कह सकते हैं ना I इक्वल टू। दोस्तों तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है I इक्वल टू Q/T या I इक्वल टू NE/T। तो हमने 2-3 बातें भी सीखी, Q इक्वल टू NE, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा I इक्वल टू Q/T और I इक्वल टू NE/T, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि Q अर्थात कुल आवेश जो होता है वो Ne से निकाला जाता है, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इसके अलावा हमने I का मतलब देखा कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का समय की तुलना में फ्लो करना I कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जिसे हम लोग Q/T कहते हैं, अर्थात NE/T कहते हैं। ये 2 फॉर्मूला हमने देखा। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं यहाँ से ओम्स के नियम के तहत, ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ क्या कहलाता है दोस्तों, वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए एक मैं तुलनात्मक रूप से आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको समझिएगा। देखते हैं, ये देखिए, ये है, आप इसे समझेंगे ना तो आपको बहुत हद तक समझ में आएगा, क्योंकि वास्तव में ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे नहीं कहते हैं, वो तो एक कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेकर के जाया जाने वाला कार्य कहलाता है। वो मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगा। अभी पहले आप टॉपिक को समझने के लिए इसे समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो सेक्शन है ये A कहलाएगा, ये B कहलाएगा। यहाँ मान लेते हैं ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, करीब 100 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। और यहाँ पे मात्र मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है या यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस फ्लो करना चाहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, काफी ज्यादा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 0 है। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना शुरू करेगा और काफी तेजी से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, और ये नेचर है सब्सटेंसेस का कि जहां उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है और जहां कम है, ज्यादा से कम की तरफ वो फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ काफी ज्यादा और यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से यहाँ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही ना I कहलाता है। तो I ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हो गया? यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा था और यहाँ कम था, तो इलेक्ट्रॉन के 2 टर्मिनल के बीच कंसंट्रेशन का गैप ही, उनकी सांद्रता का गैप ही, उनकी संख्या का गैप ही पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल यहाँ काफी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल यहाँ काफी कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी कम है, ठीक है। तो यहां कहेंगे हम, इस A को कहेंगे हम लोग हायर पोटेंशियल। क्या कहेंगे? हायर पोटेंशियल बोलेंगे आप लोग भी, ठीक है ना, साथ ही साथ बोलेंगे। जहां भी आप पढ़ रहे हैं इसे कहेंगे हायर पोटेंशियल और इसे कहेंगे हम लोग लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो करेगा, बहुत तेजी से जाएगा, अर्थात भी ज्यादा है।
गैप ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर बहुत ज्यादा है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारा भी ज्यादा था, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से बह रहा था, अर्थात आई भी ज्यादा हो गया। और मेरे दोस्तों एक बात बताइए, जब गैप 100 और 0 का था, अब गैप हो गया 51 और 49 का, तो अब इलेक्ट्रॉन धीरे 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 जाएगा। और जब गैप 50 और 50 का हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इधर भी वही कंसंट्रेशन है, इधर भी वही कंसंट्रेशन है। अर्थात जब डिफरेंस ज्यादा था तो आई ज्यादा हुआ, जब डिफरेंस कम हुआ तो आई कम हो गया। इसी नियम को ओम ने दिया था और इसे ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। अर्थात भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, भी घटेगा तो आई घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहने का रेट घट जाएगा। अर्थात गैप घटेगा इलेक्ट्रॉन का तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जब गैप बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का तो करंट भी काफी तेजी से बढ़ेगा। तो ये हम लोग हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। ओम का नियम क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात भी जो होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो आई बढ़ता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो आई घटता है। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दरअसल कंसंट्रेशन, संख्या ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम समझ रहे हैं। लेकिन जब हमें एग्जाम में लिखना होता है, जो 10th के विद्यार्थी होंगे तो लिखेंगे कि हालांकि 10th में तो पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा है नहीं, 12th में है, लेकिन समझेंगे कि जब एक कूलम्ब चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करवाया जाता है तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन का गैप हम लोग समझेंगे, यहाँ और यहाँ गैप ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं और भी ज्यादा हुआ तो आई ज्यादा हुआ। तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आया। दोस्तों अब हम इसके आगे चलते हैं, ओम का नियम को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ओम का नियम क्या कहा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएंगे, जब गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाते हैं। अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दोस्तों आपने गणित में पढ़ा होगा कि जब भी हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं। जो नहीं जानते हैं दोस्तों वो जान लेंगे कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और इस साइन को हटाना है ना तो हमें कोई एक कांस्टेंट यहाँ डालना होता है। ठीक है, ये n क्या है? एक कांस्टेंट है, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं तो ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये आप समझ लें, याद कर लें, इसको दिमाग में बैठा लें। तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू में करेंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, यहाँ हम कांस्टेंट के रूप में r को डालेंगे। किसको डालेंगे? r को। r का मतलब है रेसिस्टर। कौन सा सिस्टर? रेसिस्टर। ठीक है, r का मतलब है, इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, रेसिस्टर को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और इसका यूनिट होता है ओम। ओम ऐसे लिखते हैं, या इसी को OHM ओम। ठीक है, और R हो गया, R का मतलब रेसिस्टर है। ये क्यों लाया हमने, आप फिर से समझिए। गणित का एक नियम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं और उस कांस्टेंट को हमने R के रूप में लाया है। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं, ये R है क्या। देखिए दोस्तों, आप घर में यूज करते हैं बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कुछ भी आप यूज करते हैं ना, दरअसल वो सब R के ही कारण आपके यूज में आ पाता है। ये R वही R है, इसे रेसिस्टर कहते हैं। हिंदी मीडियम में इसको प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेसिस्टर। ठीक है, इसका यूनिट ओम हो गया और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये होता क्या है? देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन को हमने किसी कंडक्टर में फ्लो करवाया था तो एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है, जैसे इससे इसमें गया, फिर इससे इसमें गया, फिर गया, फिर गया, और इस तरीके से फ्लो कर रहा था टाइम के तुलना में, कितने समय में कितना फ्लो किया, टोटल चार्ज। तो इसमें हर एक एटम कुछ समय के लिए इस इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है।
उस विरोध में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो कुछ बर्बाद होती है। हालांकि बर्बाद शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का हमेशा रूपांतरण होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का रूपांतरण होने लगा इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में। किसमें होने लगा? हीट एनर्जी में, अर्थात उष्मा ऊर्जा में। हीट एनर्जी में अर्थात उष्मा ऊर्जा में। और इसका ही यूज इसी एनर्जी के जो आर में एनर्जी, तो इसे हम आर कहते हैं। कितना कौन बर्बाद कर पाता है? जो ज्यादा एनर्जी बर्बाद करेगा हीट एनर्जी के रूप में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो उसका आर ज्यादा होगा, जो कम करेगा उसका आर कम होगा। जैसे हम लेते हैं लोहा का एक वायर और एक लेते हैं कॉपर का वायर, तो कॉपर के वायर का आर जो होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात इसमें ऊर्जा कम बर्बाद होती है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसमें विरोध कम होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का। और लोहा के वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का विरोध ज्यादा होता है, इसीलिए लोहे के तार में आर ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बिजली की बर्बादी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा दूसरे फॉर्म में निकलने लगता है। और कॉपर के तार में एनर्जी की बर्बादी कम होती है, अर्थात इसका आर कम है। तो आर का एक मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी की बर्बादी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना किसी वायर में और वो फ्लो होने पर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का बर्बाद होना। कौन कितना कर सकता है बर्बाद? जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पर ज्यादा विरोध करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को बर्बाद करेगा, अर्थात उसका आर ज्यादा होगा। जो फ्लो का विरोध कम करेगा, जिसके एटम कम विरोध करेंगे, उसका आर कम होगा और वो अच्छा कंडक्टर होगा और उसका आर का वैल्यू कम होगा, उसमें बिजली ज्यादा बचती है। तो आर का मतलब क्या समझा हमने? विरोध करना इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। तो ये जो बैड कंडक्टर है उनमें आर काफी ज्यादा होता है। गुड कंडक्टर में जैसे जैसे जाएंगे आर का वैल्यू कम होते चला जाएगा। लोहा के तुलना में एल्युमिनियम का आर कम, एल्युमिनियम के तुलना में कॉपर का आर कम, कॉपर के तुलना में सिल्वर का काफी आर कम होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है चांदी को, सिल्वर को। तो ये दिमाग में रखेंगे। आर का मतलब विरोध करना, तो आर है ना, तो V इक्वल टू आई आर, यही हमारा मेन फॉर्मूला है और इस पे काफी प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में। अब इसके अलावा हम लोग आगे इसको देखते हैं किस प्रकार से हमारा टॉपिक जो है अब प्रतिरोध आर। तो दोस्तों हमने सीखा कि आर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का किसी कंडक्टर में विरोध करना, उसके फ्लो को रोकना, उसे ही हम आर कहते हैं, जिसमें एनर्जी जो है वो अपना रूप चेंज करता है। तो जितना पंखा, बल्ब, जितने भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सब चीज आर के ही कारण हो पाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये कोई पंखा, ठीक है, ये कोई पंखा है, इस पंखा के अंदर आप देखेंगे कॉपर का कॉइल लगा रहता है, वो दरअसल वहाँ आर का काम करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसमें वो बर्बाद होता है, और बर्बाद होता है तो उसी आर को, उसी हीट, उसी आर के कारण बर्बाद हुए एनर्जी का यूज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, और हमारा पंखा चलता है। बल्ब के अंदर जब आप देखते हैं तो आर यूज किया जाता है, इस तरीके से वायर लगा रहता है, इसमें बर्बाद होता है एनर्जी। आर ज्यादा हो गया तो एनर्जी ज्यादा चेंज होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बर्बाद हुआ तो उसको हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो आर के ही कारण करंट का एनर्जी जो है वो दूसरे रूप में चेंज होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका आर उतना ही कमजोर होगा, और जो बुरा कंडक्टर होगा उसका आर उतना ही मजबूत होगा। अर्थात आर का ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा बर्बाद होना, अर्थात कंडक्टर का अच्छा नहीं होना। तो सबसे कम आर सिल्वर का होता है। दोस्तों आर को हम लोग जब किसी परिपथ में, अर्थात परिपथ बिजली की रास्ता, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये है, ठीक है, ये स्विच हो गया, ये R1, ये R2। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पंखा है और ये बल्ब है, ये दोनों है। बिजली आया, एक बार इसमें गया और इसमें गया। तो इन सारे आर को किस प्रकार से आप अरेंज करते हैं? तो इनको अरेंज करने का दो प्रकार होता है। एक को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम, हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से प्रश्न काफी आता है, बड़ी ध्यान से समझेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक कहलाता है हमारा समांतर क्रम।
तो श्रेणी क्रम एक हो गया और दूसरा हो गया समांतर क्रम अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, जब करंट किसी भी वायर से आएगा और बिना बटे हुए चला जाएगा, बटने का मतलब ये आया और यहाँ से किसी बल्ब में एक आर में, यहाँ से दूसरे पंखा में चला गया और फिर एक होकर के आ गया। तो जब करंट बट जाता है ना, तो आर के ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब करंट बट जाएगा, 2 भाग 3 भाग 4 भाग n भाग, जितने भी भागों में करंट बटने लगेगा, तो उस तरीके से आर को हम लोग इकट्ठे कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है आर। और जब करंट देखिए जैसे यहाँ आया बिना बटे हुए, इससे होकर के फिर इससे होकर के, बटा कहीं नहीं, तो ये सीरीज हो गया। और फिर यहाँ जाने के बाद करंट इस तरीके से 1 2 ऐसे और फिर ऐसे आया। तो दोस्तों जब यहां से यहां गया तो ये सीरीज था, जब यहां से करंट बट गया तो ये तीनों पैरेलल हो गया। लेकिन इसमें भी यहां पे देखिए, जब करंट आया तो ये दोनों आपस में सीरीज में कहलाएंगे, ये सीरीज में कहलाएगा, ये और ये सीरीज में, ये पैरेलल में, ठीक है। और ये सारा और ये तीनों सीरीज पैरेलल में हो जाएगा, ये अलग अलग करंट बट गया और इन तीनों, और उसके बाद मान लेते हैं तो ये इस तरीके से करंट का बटना पैरेलल कहलाता है और बिना बटे करंट का जाना आर में सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, आइए हम उन नियमों को देखते हैं। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन में आर को कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर, ये कोई करंट, ये कोई परिपथ है, ठीक है। अब जब इसमें करंट बह रहा है, सबसे पहले तो एक बात और ध्यान रखिएगा, बैटरी का ये मोटा वाला टर्मिनल जो होता है, जो छोटा होता है मगर मोटा होता है, इसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और बड़ा वाला जो ये लंबा होता है, इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। ये छोटा मगर मोटा होगा, इसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहेंगे। और बैटरी का ये जो लंबा वाला टर्मिनल होता है, इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। करंट हमेशा याद रखेंगे आप, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, अर्थात इस टर्मिनल से निकला और ऐसे होते हुए निगेटिव में आएगा। ये हमारा ऐसा मानना होता है, लेकिन वास्तव में करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि पहले के साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया और उनका कहना था कि करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है, तो ये अभी भी मान के चलते हैं। लेकिन आज के डेट में हमें मालूम है कि करंट निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में आएगा पॉजिटिव से निगेटिव, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्रश्न एग्जाम में आएगा करंट की दिशा बताइए, तो आप बताएंगे पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि नहीं वास्तविक दिशा बताइए करंट की, तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको मालूम है कि नहीं है कि अब ये पता चल चुका है कि करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाता है, तो आप कहना निगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जब आपसे सिंपली पूछा जाए कि करंट की दिशा बताइए, जब उसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय आपको नहीं दिखे, तो करंट की दिशा आज भी पॉजिटिव से निगेटिव ही मानी जाती है। तो दोस्तों पॉजिटिव, तो ये यहाँ से करंट आया, बटा क्या नहीं आया, बटा क्या नहीं, बटा क्या नहीं, बटा क्या नहीं, डायरेक्ट आया। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कहलाएगा। तो इसमें कहा कि ये 2 ओम है, मैंने कहा था आर को ओम में, तो 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, तो कहा कि टोटल आर कितना हो गया। तो सिंपली जोड़ देंगे, जैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, R1 R इक्विवेलेंट कहते हैं, टोटल आर को क्या कहेंगे, R इक्विवेलेंट, REQ। तो R1 R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अर्थात चारों R को जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 2 14 ओम हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9 3 12 2 14 ओम, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, 14 ओम हो जाएगा। दोस्तों ये भी दिमाग में रखेंगे। तो जब करंट सीरीज में प्रवाह करेगा तो आर को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लेकिन समस्या तब होती है, अच्छा कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं, 11th 12th में इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसे देखिए, ऐसे करंट आया, ठीक है, ठीक है, R1 R2
R3 R4, ठीक है। R1 R2 R3 और R4, यहाँ पे करंट कहीं बटा क्या, तो ये सीरीज कहलाएगा। आपको आपके मन में हो रहा होगा कि कहीं ये पैरेलल तो नहीं। जब सिंपली करंट कहीं बटे ही नहीं तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। जब करंट आया कहीं नहीं बटे, सारे होते हुए यहाँ आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। लेकिन अब देखते हैं ये मान लीजिए 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम। अब कह रहा है यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालिए आप। तो दोस्तों हम जाने कि करंट पॉजिटिव से चला और यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आने में कहीं करंट बटा क्या, यहाँ तक आने में करंट नहीं बता, तो अर्थात ये दोनों 3 2 5 ओम सीरीज में हम इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसे जब हम बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 ओम सीरीज में था, लेकिन यहां से करंट बट गया, अर्थात ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो इसे कैसे जोड़ेंगे। तो आप देखिए इसके जोड़ने का नियम होता है, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, इसे 1/R इक्विवेलेंट कहते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, मतलब जितना R दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 प्लस 1/5, 5 4 का एलसीएम लेंगे तो 20, 9/20, अर्थात ये 9/20 हमारा क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट आया। 1/R इक्विवेलेंट कितना आया, 9/20। तो ये R इक्विवेलेंट ऊपर ले जाएंगे, R इक्विवेलेंट बाई 1 करेंगे, अर्थात R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 20/9 ओम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, फिर से समझाते हैं। इसको 1/4 जोड़ 1/5 करेंगे, यदि और दे देगा तो उसे भी 1 मान लीजिए ये 3 दे दिया, तो 1/4 जोड़ 1/3 जोड़ 1/5, जितना आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मान लीजिए आया 1/16 जोड़ करके तीनों को, तो उसको 16 लिखेंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल में कॉम्बिनेट, और उसके बाद जितना आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग दूसरा। दोस्तों हमारे सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट का है, ठीक है। इस R1 का नाम दे दिया है 2 ओम, इसका 3 ओम नाम वैल्यू दिया है 3 ओम, R3 4 ओम, R4 2 ओम, R5 3 ओम। इसे सॉल्व करना है, तो हमसे पूछा जा रहा है I कितना होगा, इसमें करंट कितना बह रहा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम ओम के नियम से जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, बोलिए हाँ या ना। V इक्वल टू क्या होगा, आई आर, ये हमने पढ़ा है ना ओम के नियम में। तो V इक्वल टू आई आर जब होता है तो हमारे पास V है क्या, यस सर, I तो निकालना ही है, और R है क्या, हाँ सर, आई आर तो है लेकिन बिखरा हुआ है, टोटल R हमें मालूम नहीं है, और टोटल निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 2 5 4 9, तो 9 ओम। उसके बाद यहाँ पे हमारा पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल, तो पहले इसे देख लेते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3, तो 2 3 का एलसीएम 6, 3 प्लस 2 तो 5/6, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 5/6, तो R इक्वल टू 6/5 ओम, ठीक है। तो ये दोनों आ गया कितना,
आया 6/5 ओम। कितना आया 6/5 ओम। दोस्तों अब हमारे पास सब सीरीज में है, अब इसे हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो R1 + R2 + R3 अब सब सीरीज में है, तो 3 2 5 4 9 9 + 6/5 = 5। ठीक है, और 6 अर्थात 51/5 ओम। ये हमारा टोटल R कितना आया 51/5 ओम। कैसे निकाला, तो यहाँ पे जो हमारा पैरेलल में था उसे 1/R करके ऐड किया तो 6/5 आया, उसके साथ इन चारों को ऐड कर दिया तो 51/5 ओम आया। अब हमारे पास V भी है और R भी है, तो I आराम से निकल जाएगा। I = हो जाएगा V/R, अर्थात V हमारा है 10 वोल्ट, R है हमारा 51/5, ठीक है, अर्थात 50/51 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला, टोटल R निकाल लिए, सीरीज पैरेलल को ध्यान में रख करके और ओम के नियम से I निकाल लिया हमने। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में और इनको सॉल्व करना होता है। दोस्तों अब हमारा सीरीज पैरेलल I V ओम का नियम और टोटल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा, ये सारे टॉपिक हमारे समाप्त हुए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं, अब इसके आगे हम डायरेक्ट चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पे चलते हैं, अर्थात विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि जब R होता है, जब R होगा तो R का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रोकना, उसको ठहराना, उसमें अवरोध उत्पन्न करना, तो उसमें हीट एनर्जी निकलता है, बर्बाद होता है उष्मा ऊर्जा के रूप में, उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो याद रखिए सबसे, अब इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है, मैं 2 मिनट में आपको सारा फॉर्मूला याद करवा देता हूं, आप याद कीजिए, याद रखेंगे। पावर इक्वल टू होता है हीट एनर्जी बाय टाइम। ये क्लास 9 में पढ़े हैं, जब हम 9 का पढ़ाएंगे तो उसमें और समझाएंगे, अभी आप याद रखेंगे पावर इक्वल टू होता है हीट एनर्जी बाय टाइम। दिमाग में रखेंगे इस चीज को, पावर इक्वल टू क्या होता है हीट एनर्जी बाय टाइम, अर्थात H इक्वल टू होता है PT, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर को वाट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, वाट में लिखते हैं, हीट एनर्जी को जूल में लिखते हैं, टाइम को सेकेंड में लिखते हैं, अर्थात 1 वाट, अर्थात 1 वाट इक्वल टू होता है, 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड खर्च होना। हम कहते हैं ना 5 वाट का बल्ब है, अर्थात 1 सेकेंड में वो बल्ब 5 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। जब हम कहते हैं 50 वाट का बल्ब है, अर्थात 1 सेकेंड में वो बल्ब जो है 50 जूल एनर्जी समाप्त कर रहा है। तो 1 वाट का मतलब क्या हो गया, 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में खर्च होना। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला क्या है पावर का, H/T, अर्थात हीट एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ये दिमाग में रखेंगे। एक और फार्मूला आपके पास हमेशा होना चाहिए, एक और फार्मूला होना चाहिए आपके पास कि पावर इक्वल टू P इक्वल टू V इनटू I। ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है इस चैप्टर का, इसे आप पहले याद कर लो। पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, P इक्वल टू V इनटू I। ये आप बिल्कुल याद करो, ये सारे जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं, आप विश्वास करो, आपके जनरल कंपटीशन के जितने भी रेलवे से SSC से लेकर के टीचर तक के या क्लास 10 का सिलेबस, सब में ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं, तो आप याद रखेंगे P इक्वल टू V/I होता है। P इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, V/I होगा, अर्थात पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू I। तो अब याद रखेंगे I V इनटू I, ये आप याद रखेंगे, और पावर इक्वल टू हीट एनर्जी बाय टाइम, पावर को वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, V इनटू I, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हम इसी फार्मूला को देखिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा, जितने फार्मूला है बस आपको याद रखना है P इक्वल टू V इनटू I। दोस्तों P के जगह हम H/T लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमने पढ़ा है ना पावर इक्वल टू हीट एनर्जी बाय टाइम होता है।
तो P के जगह हमने h/t लिखा, तो इधर V × I, ये T इधर चला जाएगा, H = VIT हो जाएगा। H = क्या हो जाएगा दोस्तों? VIT। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और आगे बढ़ते हैं। H = V के जगह ओम के नियम से IR लिख सकते हैं। क्या हम जानते हैं ना V = IR होता है, ये हमने याद किया है ना। तो यहाँ V के जगह हम IT लिखेंगे, अर्थात I²RT। दोस्तों ये फॉर्मूला कब परीक्षा में काम आएगा? जब हमारे पास वोल्टेज की चर्चा नहीं होगी, प्रश्न में कहीं भी नहीं दिया रहेगा और आपको H कहेगा निकालने, करंट दे देगा, R दे देगा, टाइम दे देगा, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। जब V दे देगा, I दे देगा, R नहीं देगा, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इस तरीके से ये एक दो फॉर्मूला है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट पे बात करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों, अब इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है एक कॉमर्शियल यूनिट। हम घर में यूज करते हैं ना, 5 यूनिट बिजली बिल आया है, 50 यूनिट आया है। तो ये जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट एनर्जी को जब 1 घंटे आप यूज करते हैं तो 1 यूनिट कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये जो एक यूनिट हम कहते हैं ना, तो परीक्षा में तो कई बार ये प्रश्न आया है कि यूनिट जो होता है, यूनिट वो किसका होता है, वो क्या बताता है? हीट एनर्जी बताता है, पावर बताता है, करंट का वैल्यू बताता है, एम्पियर में क्या होता है? तो दरअसल दोस्तों वो हीट एनर्जी होता है, वो पावर नहीं होता है, वो करंट नहीं होता है, वो एनर्जी होता है। कितना एनर्जी आपने यूज किया, कैसे होता है इसको समझो। देखो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि H = P/T होता है। ठीक है, सॉरी माफ करना दोस्तों, P = पावर H/T होता है। ठीक है, तो पावर H/T हुआ तो H क्या हो जाएगा? P × T। ठीक है, P × T अर्थात पावर × टाइम = हीट एनर्जी अर्थात एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया? पावर गुना समय, पावर गुना समय हो गया। ठीक है, पावर गुना टाइम हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जूल में। तो 1 किलोवाट एनर्जी को जब आप 1 घंटा के लिए यूज करते हैं, 1 घंटा के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? यदि हम निकालें तो 1000 वाट गुना 1 घंटा में 3600। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 3.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, एक डेसिमल यहाँ चला गया, तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इतना जूल एनर्जी 1 किलोवाट आवर अर्थात 1 यूनिट में कितना जूल एनर्जी हो जाता है? इतना एनर्जी, क्योंकि किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट किया, घंटा को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। तो आ गया हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी 1 किलोवाट आवर का मतलब। समझ गए? फिर से समझा रहे हैं। एनर्जी = पावर × टाइम होता है, जानते हैं, अर्थात पावर को किलोवाट में लिए 1 किलोवाट, टाइम को घंटा में लिए 1 घंटा, अर्थात 1 किलोवाट पावर का 1 घंटा में जितना यूज किया गया वही 1 यूनिट बिजली कहलाता है। तो 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया तो 1000 वाट = 1 किलोवाट, 3600 सेकेंड मतलब 1 घंटा। तो अब ऐसा यूनिट आ गया हमारा, वाट भी सेकेंड भी। तो इसको हमने जब गुना किया तो आया 3.6 × 10⁻6। क्योंकि ये एसआई में है तो एनर्जी को भी जूल में लिखेंगे, अर्थात 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट का मतलब था, अर्थात 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, अर्थात 1 यूनिट मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी। एक कॉमर्शियल यूनिट का यही मतलब होता है। आप इसे याद रखेंगे, 2-3 बात याद रखेंगे। यहाँ H = P/T होता है, पावर × टाइम, ये किलोवाट आवर होता है, इसे जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो आपकी ऊर्जा को बताता
बताता है, न कि पावर को, ना कि बिजली के वैल्यू को, करंट को, वो किसे बता रहा है? जूल अर्थात एनर्जी बताता है कॉमर्शियल यूनिट। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का आज समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।